जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो अब हम जो हमारा पार्लियामेंट चैप्टर है उसे फिर से रिज्यूम करते हैं। हमने 6 पार्ट देख लिए थे, अब हम इसमें 7th पार्ट देखने वाले हैं। तो एमपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्ज़ाम बहुत पास है, जो उनकी स्टेट पीएससी है बहुत पास है, तो उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मुझे। तो उस रिक्वेस्ट पर मैंने ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी पार्लियामेंट की, वो ब्रेक करके उनके लिए जो पंचायती राज है और जो म्यूनसिपाल्टी है, 2 लेक्चर्स जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी 2 लेक्चर्स के लिए, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हम फिर से रिज्यूम करते हैं हमारा पार्लियामेंट टॉपिक, 7th पार्ट। और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है मुझे जो इकोनॉमिक्स है और जो ज्योग्राफी है ये भी लेक्चर शुरू करने की। तो देखिए, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके सामने जितने ज़्यादा कोर्सेस हो वो लेकर आऊँ। जैसे कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है, एक चैप्टर उसमें बचा हुआ है, तो मैं जल्द से लेकर आ जाऊँगा। तो काफ़ी सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट कर मैंने एंशियंट हिस्ट्री जो है वो बनाई है, आपके सामने लाई है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिए, जितना भी इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी से। फिर उसके बाद जो बाजीराम है उनकी जो नोट्स है वहाँ से कवर करके मैंने वो वीडियोस बनाए हैं, ताकि आपको और दूसरे कोई भी सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से जो ज्योग्राफी हो या फिर जो इकोनॉमिक्स हो वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन मैं आपको ग्रांटेड नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए जो भी क्वालिटी है वो मैं उसमें डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जल्द से जल्द मैं लेकर आ जाऊँगा। क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहना, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ताकि आपको फ़ायदा मिले। मैं सिर्फ यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियोस डालना है, उसलिए वीडियोस नहीं डालना चाहता हूँ। इससे सामने वाला जो है उसे फ़ायदा हो, यही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो आपको फ़ायदा मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आपको एग्ज़ाम में एक ना एक बार, एक आध बार भी अगर एग्ज़ाम में 2 घंटों में लिखते हुए अगर मेरी याद आ जाए, तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकती है। तो यही उम्मीद के साथ मैं जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए जो भी मैं लेक्चर्स लाऊंगा, जो भी मैं चीज़ें लाऊंगा, वो क्वालिटी उसमें रहेगी ही। ये अश्योरेंस के साथ आप भी वो वीडियो देखोगे और मैं भी वो वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के लिए आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, मयूर मोगरे इस नाम से। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आते हैं तो, क्योंकि शेयर जब वीडियो होते हैं तब मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको जो वीडियोस है वो पसंद आ रहे हैं। कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लीडर्स इन द पार्लियामेंट देखेंगे। जो पार्लियामेंट होता है उसमें लीडर्स होते हैं और जो अपोजिशन के लीडर है वो भी वहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर अंडर द रूल ऑफ लोकसभा, अब लोकसभा का जो है उसमें रूल्स ऑफ लोकसभा जो होता है उसमें लीडर ऑफ हाउस होते हैं। अब लीडर ऑफ हाउस कौन होंगे? तो ऑब्वियस है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वही लीडर ऑफ हाउस रहेंगे, अगर वो मेंबर है लोकसभा के तो। और अगर वो राज्यसभा के मेंबर है तो वहाँ पर वो लीडर रहेंगे, लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में वो रहेंगे। अब यहाँ पर जब वो लोकसभा के मेंबर है और लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस है, तो राज्यसभा में कौन रहेंगे? तो ऐसे कोई मेंबर जो वहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री है वो वहाँ पर नॉमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा में हमारे जो प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, वो यहाँ के मेंबर है, मतलब वो लोकसभा में लीडर ऑफ द हाउस हो गए। अब राज्यसभा जो है वहाँ पर कौन रहेंगे? तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो जिन्हें नॉमिनेट करेंगे कि भैया तुम जो हो, तुम यहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस हो राज्यसभा के, तो वो यहाँ पर लीडर ऑफ द हाउस बन जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब यहाँ जो है वो फैक्चुअल मत लीजिए कि ये है नहीं है करके। यहाँ पर मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ इसलिए फेमस पर्सनालिटी की फ़ोटोज़ यहाँ पर डाल रहा हूँ, रियलिटी से कोई इसका मतलब नहीं है। अब यहाँ पर ये जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, डिप्यूटी लीडर भी यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। अब अगर यहाँ पर जो हमारे प्रधान सेवक है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर लोकसभा का जब सेशन रहेगा तब यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। हो सकता है उनको बहुत काम होते हैं, वो फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पर मौजूद ना हो। तो यहाँ पर जो डिप्यूटी लीडर है वो इनका काम यहाँ पर देखेंगे। अब वही अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ पर इन्हें मेजोरिटी लीडर कहा जाता है, जिन्हें हम लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं। वहाँ अमेरिका में इन्हें मेजोरिटी लीडर कहा जाता है। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन आते हैं। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कौन रहेंगे? जो सबसे बड़ी पार्टी हो, अपोजिशन की जो सबसे बड़ी पार्टी हो, उनके जो लीडर रहेंगे वो यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। जैसे कि लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जो लार्जेस्ट पार्टी होती है
लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है, लेकिन उनकी भी जो सीटें हैं, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी मतलब कौन रहेगी? नाम से तो चलेगा नहीं यहाँ पर कि कांग्रेस जो है वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है। कुछ ना कुछ तो उनको सीट उतनी मिलनी ही चाहिए, तब जाकर वो हम बोलेंगे उन्हें कि वो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है। अब यहाँ पर वो क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है कि 1/10 सीट जो है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की, वो उन्हें मिलनी चाहिए। तो वो जो पार्टी रहेगी वो रहेगी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। अब यहाँ पर जो कांग्रेस है उनके पास 1/10 सीट तो आई नहीं है, इसलिए यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है हमारे यहाँ पर नहीं है। इसलिए हम, अगर आप देखोगे तो लोकपाल क्यों नहीं ला रहे हैं, लोकपाल जो है वो क्यों नहीं ला रहे हैं, तो उसका रीज़न यही बता रही है बीजेपी कि हमारे यहाँ पर अपोजिशन लीडर है ही नहीं, और जो लोकपाल है उन्हें अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो कमेटी में ज़रूरी है। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर वही नॉमिनेट करेंगे जो लीडर ऑफ, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो राहुल गांधी है। अब यहाँ पर ये जो है राज्यसभा में ये अपने हिसाब से नॉमिनेट करेंगे कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे राज्यसभा की तरफ से। सेम वही जो मोदी जी ने किया था वही यहाँ पर राहुल गांधी करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन हो जाएंगे। अब उसी के साथ साथ इनका मेन फंक्शन क्या होता है, क्यों होते हैं यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन? अब देखिए, कोई भी चीज़ जो है, अगर मोदी जी यहाँ पर कोई बिल लेकर आ जाए, डिमोनेटाइजेशन लेकर आ जाए, अब यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन लेकर आते हैं तो चर्चा नहीं होती है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो क्या करेंगे, उनका काम क्या होता है कि कोई अगर बिल आता है उसे क्रिटिसाइज़ करना, उसकी असलियत देखना, और फिर अगर वो सही है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसे पास करवाना, ना कि अपने हिसाब से। अब बीजेपी जो है अगर वो आती है तो हो सकता है कि वो उनके फ़ायदे के हिसाब से यहाँ पर लॉज लाए, लेकिन उनके फ़ायदे के हिसाब से लॉज न ला सके, इसलिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का रोल प्ले करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ लाती है गवर्नमेंट, और उस हिसाब से जो बिल है वो पास करवाते हैं। अगर आप अभी हाल ही में देखोगे तो बजट जो है वो पास हुआ है। अब बजट जो है पास हुआ है, उसकी कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है, और काफ़ी जो क्लॉज है वहाँ पर इस तरीके के पास कर दिए गए हैं। फाइनेंस बिल जो है पास हो गया है, तो इस तरीके के क्लॉज वहाँ पर पास कर दिए गए हैं कि उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती है। जैसे कि पिछले 42 सालों की जितनी भी फंडिंग है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आई है वो पूरी तरीके से क्लियर कर दी गई है। उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, उस पर कोई बहस नहीं होगी, उस पर कोई बात नहीं होगी, और उसमें कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है वो पूछताछ करने के लिए कि ये फंडिंग जो है वो कहाँ से आई है। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वो पूरी फंडिंग जो है वो क्लियर कर दी गई है। अब उसमें किसी भी अपोजिशन पार्टी ने, कांग्रेस ने भी वहाँ पर कुछ नहीं कहा था। और उसी के साथ साथ जो हेल्थ का, अभी जो हेल्थ इनिशिएटिव आयुष्मान स्कीम जो मोदी जी ने यहाँ पर लाई थी, उसका भी जो ये था बजट में जितना भी अलॉट किया गया था पैसा, वो भी यहाँ पर कम कर दिया गया है। एचआरडी मिनिस्ट्री को भी जितना पैसा दिया गया था वो भी कुछ परसेंट जो यहाँ पर कम कर दिया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी जो चीज़ें हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सी चीज़ें फाइनेंस बिल में लाई गई है। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है यहाँ पर, मेन चीज़ अगर इस तरीके की कोई चीज़ आती है तो जो अपोजिशन होते हैं वो यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बता सके कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपने ये नहीं करना चाहिए, अगर आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। हम जो है हम सीधा जाके पार्लियामेंट में बैठ के सवाल नहीं पूछ सकते, बराबर है, सरकार से। लेकिन जो अपोजिशन होते हैं वो वहाँ पर उनका काम है कि वो वहाँ पर इस तरीके के सवाल पूछे जो हमारे मन में उठ रहे हैं। अब ये होता है नहीं होता है ये तो हमें दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो होने के लिए यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो होते हैं, और 1/10 सीट जो है वो ज़रूरी होती है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अब ये इसे स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन मिला था 1977 में। अब वही अगर हम यूएसए में देखें तो वहाँ पर माइनॉरिटी लीडर इन्हें कहा जाता है। और वही अगर हम सैलरीज एंड अलाउंसेस की बात करते हैं तो सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है वो इक्विवेलेंट मिलता है एज दैट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर को सैलरी एंड अलाउंसेस मिलेंगे वो सारे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी यहाँ पर मिलते हैं। अब वही हम अगर ब्रिटेन में देखें तो वो शैडो कैबिनेट इसे कहते हैं। अब शैडो कैबिनेट क्यों कहेंगे? अब कैबिनेट मतलब क्या होता है, लार्जर डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, बराबर है। वो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चैप्टर में। तो वो एक लार्जेस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, छोटी बॉडी होती है, जो कि जितनी भी डिसीजंस है, जितनी भी पॉलिसीज़ है वो उनके थ्रू पास होंगे। अब वो जो पॉलिसीज़, वो जो चीज़ें निकल रही है यहाँ से, जो कैबिनेट से निकल रही है, उसका क्रिटिसिज्म कौन करेगा? तो ये शैडो कैबिनेट करेगी, ठीक है। इसलिए इसे शैडो कैबिनेट कहते हैं ब्रिटेन में। अब उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो वीप आता है यहाँ पर। अब वीप आपने रिसेंटली बहुत सुना होगा, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2018 की यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, और 2018 की जितनी भी पीएससीज है उसके भी लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वीप।
अब व्हीप बेसिकली क्या होता है, तो देखिए जो लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ हाउस जो हमने देखा है, और उसका लीडर ऑफ अपोजिशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है, हमारे संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया हुआ है। लेकिन जो लीडर ऑफ हाउस है वो कहाँ दिया हुआ है, तो रूल्स ऑफ हाउस में दिया हुआ है। और वही अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं तो वो पार्लियामेंट्री स्टेटस स्टेच्यू में दिया हुआ है। तो इस तरीके से लीडर ऑफ हाउस है, लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो उस तरीके से अगर हम व्हीप की बात करते हैं तो व्हीप जो है वो ना ही कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ना ही रूल ऑफ हाउस में दिया हुआ है, और ना ही पार्लियामेंट्री स्टेटस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो व्हीप है वो कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ये जो है ये कन्वेंशन पे बेस्ड है ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब ये जो है कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन मतलब होता है कि एक रीति रिवाज बन गया है। अगर मैं आपको मोटे मोटे भाषा में बताऊँ तो एक रीति रिवाज टाइप का बन गया है। जैसे कि अगर हम देखें तो जो स्पीकर है हमारे लोकसभा के, वो स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, बराबर है। अब जो स्पीकर है वो हमेशा रूलिंग पार्टी के होते हैं, डिप्यूटी स्पीकर जो है हमेशा अपोजिशन पार्टी के होते हैं। ये कन्वेंशन बना हुआ है, ये हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है, ये हमने पढ़ा है, लास्ट जो पार्ट था पार्लियामेंट का उसमें हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से कन्वेंशन बना हुआ है, मतलब एक रीति रिवाज बना हुआ है ये। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये कन्वेंशन बना हुआ है कि व्हीप जो है, व्हीप एक फॉर्म होना चाहिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो है ये अपॉइंट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, मतलब जो बीजेपी है उनकी जो व्हीप है वो मोदी जी करेंगे, और जो कांग्रेस के व्हीप है वो जो राहुल गांधी है वो करेंगे। मेंबर जो है आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द व्हीप। अब यहाँ क्या होता है, कोई भी बिल यहाँ पर आता है, अब सपोज यहाँ पर मोदी जी ने कि कोई बिल लेकर आ गए कि आप हंसने पर भी टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है, तो अब हंसने पर भी टैक्स लगाया जाएगा, तो ये बिल यहाँ पर लेकर आ गए। तो मोदी जी क्या करेंगे, अब इनका जो व्हीप रहेगा, इन्होंने जो अपॉइंट किया है जिसे व्हीप, वो क्या बोलेंगे कि आप सबको ये बिल आ रहा है, तो जितने भी लोग हैं बीजेपी के उनको फ़ोन करके बोलेंगे कि भैया आपको प्रेजेंट रहना है यहाँ पर, क्योंकि आज हमारा बिल हंसने पर टैक्स ये पास होने वाला है, पास करना है इसे, तो जी आपको इसके समर्थन में ही वोट करना है। ये डायरेक्शंस हो गए व्हीप के। अब राहुल गांधी जो है ये जिसे व्हीप बनाएंगे वो क्या बताएंगे, सबको कांग्रेस को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे आप सबको हाजिर रहना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें इस बिल का जो है इस बिल का अपोज करना है। तो इस तरीके से व्हीप जो है ये क्या करते हैं, वो डायरेक्टिव्स जो दिए होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो फॉलो करना चाहिए, उसे हम कहते हैं व्हीप। मतलब जो भी जो पार्टी है वो जो डायरेक्शन देगी उस तरीके से फॉलो करना है आपको, जो भी चीज़ें हैं वो। अब हमने देखा है जो व्हीप फॉलो नहीं करते हैं उनसे एंटी डिफेक्शन लॉ की तरफ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो व्हीप क्या होता है, अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए या फिर राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनके इलेक्शंस के लिए अगर कोई खड़ा होता है तो किसे वोट करना है इसके लिए भी व्हीप जो है वो जाहिर किया जाता है। भले ही जो प्रेसिडेंट है उनका व्हीप जो है यहाँ पर मायने नहीं रखता है, अगर वो अपोज में भी जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरीके की भी चीज़ों के लिए व्हीप जो है वो इशू किया जाता है। अब यहाँ पर सेशंस ऑफ पार्लियामेंट हम देखते हैं, तो सेशंस क्या क्या होते हैं, तो समन, प्रोरोग, अडजर्न, तो ये सारी जो है सेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम समनिंग देखते हैं। बिखरने के लिए सबसे पहले हम जोड़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब कि सबको साथ में लाने की कोशिश करते हैं, समन करने की कोशिश करते हैं। तो समनिंग में क्या होता है, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। अब यहाँ पर कौन मीट करने के लिए बोलेगा, तो ऑब्वियस है, हमने देखा था सबसे पहला जो लेक्चर मैंने आपको बताया था उसमें हमने देखा था कि पार्लियामेंट जो किससे कंसिस्ट होता है, तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो ये तीन चीज़ों से कंसिस्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है, भले ही वो मेंबर नहीं होते राज्यसभा के लोकसभा के, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं। क्यों होते हैं वो सब हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है, आप फिर से जाकर देख सकते हो अगर आपको पता नहीं है तो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट इन्हें बुलाएंगे कि भैया आप बैठो, हम यहाँ पर सेशन लेते हैं। तो समन करने के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो बताते हैं। उसी के साथ साथ मैक्सिमम गैप जो है टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर 6 महीने से ज़्यादा वो जो है गैप दोनों के बीच में नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 12 महीने का 1 साल होता है, 1 साल के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, मिनिमम 2 बार तो भी सेशन जो है वो भरना ही चाहिए। अब यहाँ पर सेशन जो है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है बजट सेशन जो फेब से मई तक का होता है। उसके बाद होता है मॉनसून सेशन जो जुलाई से सितंबर तक का होता है, और होता है विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर होता है। तो ये जो सेशन है वो भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, अधिवेशन भी कहते हैं इसे। अब यहाँ पर
इन दोनों के बीच में जो वक्त होता है, अब यहाँ पर बजट सेशन हो गया फरवरी से मई तक का, मई से लेके जुलाई तक का जो वक्त है वो यहाँ पर क्या है, वो उसे हम रिसेस कहते हैं, दोनों के बीच का जो वक्त है उसे। अब यहाँ पर आते हैं हम अर्जनमेंट पर। अब अर्जनमेंट जो है वो कौन करेगा यहाँ पर, तो अगर आप देखोगे, अगर आपने बहुत बार सुना होगा, जो भी मूवीज़ आप देखते हो, जो भी करते हो, तो उसमें अगर अदालत का सीन आता है तो जज वहाँ पर कहते हैं द कोर्ट इज़ अर्जेंट फॉर द डे, या फिर द कोर्ट इज़ अर्जेंट टिल ये डेट तक। बराबर है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, उसमें तो जज है, जो यहाँ पर कोर्ट है, कोर्ट में जो चेयर पर बैठे हुए हैं जज, वो जज यहाँ पर बोलते हैं कि कोर्ट इज़ अर्जेंट फॉर द डे, कोर्ट इज़ अर्जेंट टिल ये, मतलब क्या है, जो लीडर है यहाँ पर इस कोर्ट के, वो यहाँ पर बताते हैं कि अर्जेंट कहाँ तक होना है, कब तक करना है, मतलब अर्जेंट किसके हाथ में होता है, तो जज के हाथ में होता है। सेम यहाँ भी हमें वही देखने को मिलता है, जैसे सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीन डाई और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। अब ये जो सिटिंग होती है हाउस की, अब यहाँ पर हाउस है, ठीक है, ये लोकसभा है, लोकसभा की जो सिटिंग है ये यहाँ पर टर्मिनेट कर सकेंगे। किस तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं, एडजर्नमेंट करने से, या फिर एडजर्नमेंट सीन डाई, ये हम आगे देखेंगे, या फिर प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन से। अभी किस तरीके से होता है, तो हम यहाँ पर पहले एडजर्नमेंट देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एडजर्नमेंट सस्पेंड करता है वर्क को इन द सिटिंग फॉर द स्पेसिफाइड टाइम विच में बी आवर्स, डेज और वीक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जो जज है वो कहते हैं कि कोर्ट इज़ अर्जेंट फॉर द डे, या एक दिन के लिए भी हो सकता है, बराबर है, एक आवर के लिए भी हो सकता है, या फिर वीक्स के लिए भी हो सकता है। तो कोर्ट कब तक अर्जेंट होगा, उसी तरीके से जो हाउस है ये कब तक अर्जेंट होगा, ये निर्भर करता है एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए। उसे अगर स्पेसिफाइड टाइम दिया हुआ है कि इस टाइम पे हम फिर से मिलेंगे, अर्जेंट कब तक किया गया है, तो उसे अर्जेंटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर दो टाइमिंग के बीच में यहाँ पर काम करते हैं। जो भी हाउस होता है ये 11 से 1 तक के मिलते हैं पहले, फिर लंच टाइम होता है, फिर 2 से 6 तक के मिलते हैं। तो इस तरीके से जो टाइमिंग है वो होता है एक हाउस का। अब यहाँ पर जो मोदी जी है, सपोज फॉर एग्जांपल ये 11 से 1 के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, अब 11 से 1 के बीच में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर हमें एक एग्जांपल लेना है, तो यहाँ पर मोदी जी 11 से 1 के बीच में बैठे हुए हैं, मतलब फर्स्ट सेशन चल रहा है। अब यहाँ पर स्पीकर मैडम आ गई, स्पीकर मैडम ने बोली कि कोर्ट इज़ अर्जेंट, मतलब कोर्ट मतलब हाउस इज़ अर्जेंट टिल 2, मतलब 2 बजे तक यहाँ पर हम अर्जेंट कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं जो भी इसकी सीटिंग है हाउस की, ये कितने बजे तक, तो 2 बजे तक। मतलब क्या होगा, यहाँ पर मोदी जी जो है, यहाँ पर मोदी जी 2 बजे फिर से हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि 2 बजे फिर से ये जो प्रोसीडिंग है ये शुरू होने वाली है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अर्जेंटमेंट मतलब क्या होता है, कि जो भी सीटिंग है वो किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यहाँ पर सस्पेंड की जाती है। वो दिन भी हो सकते हैं, आवर्स भी हो सकते हैं और वीक्स भी हो सकते हैं। तो मोदी जी जो है, मोदी जी जब बुलाएगी, मतलब जब जो मैडम स्पीकर है, मतलब यहाँ कौन करता है प्रिसाइड, तो मैडम स्पीकर करती है। क्यों, क्योंकि जज जो है, जज कोर्ट के जो जज होते हैं वो यहाँ पर बैठे होते हैं, वो यहाँ पर अर्जेंट करते हैं। हाउस में कौन होता है, हाउस में यहाँ पर स्पीकर बैठे होती है, बराबर है, जो भी स्पीकर है वो बैठी है। अब यहाँ पर हमारी सुमित्रा मैडम जो है वो यहाँ पर बैठी हुई स्पीकर है, तो वो यहाँ पर बताएगी कि हाउस इज़ अर्जेंट टिल ये, हाउस इज़ अर्जेंट टिल इतने दिनों के लिए। तो ये बताएंगी कि उस टाइम पर जितने भी मेंबर्स हैं हाउस के, उन्हें यहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। इन्होंने 2 बजे तक बोला, तो यहाँ पर 2 बजे वापस हाज़िर हो जाएंगे जो मेंबर्स है वो। अब यहाँ पर अर्जेंटमेंट सीन डाई यहाँ पर हम देखते हैं। अब सीन डाई क्या होता है, तो यहाँ पर अर्जेंटमेंट सीन डाई मीन्स टर्मिनेटिंग द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टर्मिनेशन हो रहा है, अब देखिए अगर हम सिर्फ अर्जेंटमेंट देखें, अगर सिर्फ हमने अर्जेंटमेंट देखा तो उसमें हमने देखा था कि जो स्पीकर है वो यहाँ पर बताते हैं कि कितने दिनों के लिए, या फिर कितने आवर्स के लिए, या फिर कितने वीक्स के लिए हमारा जो सेशन है ये अर्जेंट किया गया है, सस्पेंड किया गया है, बराबर है। मतलब एक हमें डेडलाइन पता रहती है कि ये तारीख को हमें वापस हाउस में आना है। लेकिन जो एडमेंटमेंट सिंडा है, यहाँ पर इनडेफिनेट पीरियड होता है, मतलब यहाँ पर बता देंगे कोर्ट इज़ अर्जेंट, लेकिन कब तक वो हमें पता ही नहीं है, वो बताया ही नहीं गया है। तो मतलब क्या है, जब तक डेट नहीं बताई जाती है हमें कि कब वापस आना है, उसे हम कहते हैं अर्जेंटमेंट सीन डाई। मतलब क्या हो रहा है कि व्हेन द हाउस इज अर्जेंट विदाउट नेमिंग द डे फॉर रीअसेंबली, मतलब हमें रीअसेंबल कब होना है उसकी डेट ही पता नहीं है, उसे हम कहते हैं अर्जेंटमेंट सीन डाई। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सपोज बैठे हुए हैं कि फ्रॉम 11 AM टू 1 PM, यहाँ पर मोदी जी बैठे हुए हैं, सेशन शुरू है, यहाँ पर फटाक से जो हमारी स्पीकर मैडम है वो बोल देती है कि अर्जेंटमेंट सीन डाई, कोर्ट इज अर्जेंट सीन डाई। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर मोदी जी को पता ही नहीं है, वो तो गायब हो गए, वो चले गए फॉरेन कंट्री, तो यहाँ पर उन्हें पता ही नहीं है कि अब कब वापस आना है। तो
तो इस तरीके से यहाँ पर हम कहते हैं अर्जेंटमेंट सीन डाई। अब यहाँ पर क्यों होता है, जब भी प्रोसीडिंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है, अब सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, प्रोसीडिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब सेशन जो है आगे कुछ होने नहीं वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, अर्जेंटमेंट सीन डाई बोल देंगे। मतलब आगे का सेशन कब करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे, वो हम फिर समन करने का काम किसका है, तो प्रेसिडेंट का है, तो प्रेसिडेंट देखते बैठेंगे कब समन करना है। तो मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है, जो जितने भी सेशन है यहाँ पर सेशन ये कंप्लीट हो चुका है, पार्लियामेंट की जितनी प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से ये बोल देंगे कि अब अर्जेंटमेंट सीन डाई, अब मिलते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट जो सेशन है। जैसे कि होता है ना केबीसी का फर्स्ट पार्ट जो है, केबीसी का फर्स्ट पार्ट, अब अगर केबीसी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो केबीसी अगर कंटिन्यूस सीरीज शुरू है, कौन बनेगा करोड़पति अगर शुरू है, तो जो अमिताभ साहब है वो क्या कहते हैं कि कल ठीक रात 9 बजे मिलते हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, आज का जो दिन है वो अर्जेंट कर रहे हैं कि कल रात फिर 9 बजे हम मिलने वाले हैं सोनी पर या किसी पर भी, तो मिलने वाले हैं सोनी पर। तो यहाँ पर अर्जेंटमेंट कर रहे हैं वो, बराबर है। लेकिन अगर लास्ट एपिसोड होता है केबीसी का, ठीक है, केबीसी का लास्ट एपिसोड है, उसमें जो अमिताभ साहब है वो क्या बोलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। मतलब क्या है, उन्हें भी पता नहीं है कि कब मिलने वाले हैं, बराबर है। मतलब वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए हो गया, वो हमें भी पता नहीं है कि कब फिर से आने वाले हैं अमिताभ साहब केबीसी लेकर, और किसी को भी पता नहीं है। जब नेक्स्ट सेशन आएगा केबीसी का, नेक्स्ट सीजन आएगा केबीसी का, तब हमें पता चलेगा कि फिर से केबीसी का नेक्स्ट सीजन आ रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं अमिताभ साहब, ये अर्जेंटमेंट सीन डाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सीजन है वो केबीसी का आता है, उसी तरीके से नेक्स्ट सेशन है पार्लियामेंट का वो फिर से आता है, तो उस टाइम पे जो हमारी स्पीकर है वो अर्जेंटमेंट सीन डाई करती है। तो अभी मैंने आपको एकदम एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ अर्जेंटमेंट एज वेल अर्जेंटमेंट सीन डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जैसा मैंने आपको बताया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं वो यहाँ पर अर्जेंटमेंट सीन डाई या फिर अर्जेंटमेंट जो है वो करते हैं। उसी के साथ साथ वो कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस बिफोर द डेट और टाइम टू विच इट कैन बी अर्जेंट और एट द टाइम आफ्टर द हाउस हैज़ बीन अर्जेंट सीन डाई। अब यहाँ पर ये क्या होता है, वो सीटिंग ऑफ द हाउस जो है बिफोर द डेट और टाइम, मतलब जब उन्होंने बोला कि 2 बजे आपको यहाँ पर आना है, तो उससे पहले भी यहाँ पर बुला सकते हैं, या फिर अर्जेंटमेंट सीन डाई बोला हुआ है तो बता सकते हैं कि अब आपको आना है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोरोगेशन पर हम आते हैं। तो प्रोरोगेशन जो है वो कौन करते हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर और चेयरमैन डिक्लेयर द हाउस अर्जेंट सीन डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ द सेशन इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केबीसी के जितने भी सीजन्स है, वो जितने भी एपिसोड्स है एक सीज़न के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। से 50 एपिसोड थे, 50 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं, तो 50th एपिसोड जो रहेगा उसमें जो अमिताभ साहब है वो बोलेंगे चलिए मिलते हैं अगली बार। अब वो उन्होंने बताया नहीं है कब मिलने वाले हैं। उसी तरीके से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अर्जेंटमेंट सीन डाई बोल दे रहे हैं, क्योंकि जितने भी उनके सेशंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं तो अर्जेंटमेंट सीन डाई बोल दिया उन्होंने। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल आता है। मतलब यहाँ पर जो केबीसी के लिए चैनल का है वो यहाँ पर रोल आता है कि नोटिफिकेशन करते हैं प्रोरोगेशन ऑफ सेशन। सेशन जो है वो प्रोरोग हो चुका है, मतलब सेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब अब ये टर्मिनेट हो चुका है। अब वहाँ पर चैनल जो है वो बताएगा, सोनी टीवी बताएगा कि अब केबीसी जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, अब नेक्स्ट सीज़न जो है वो हम देखेंगे कब आने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ फ्यू डेज़ में प्रेसिडेंट जो है वो इशू करते हैं कि अब यहाँ पर प्रोरोग हो चुका है सेशन। अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो प्रोरोग कर सकते हैं वाइल इन सेशन ऑल्सो। मतलब सेशन शुरू है यहाँ पर और प्रेसिडेंट बीच में आके खड़े हो गए और उन्होंने बोल दिया कि प्रोरोग, हाउस जो है वो प्रोरोग हो चुका है, जाओ अपने अपने घर जाओ, जैसे कि ये बोल रहे हैं जाओ एमपी जी लो अपनी ज़िंदगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है, जब सेशन शुरू हो उसमें भी प्रेसिडेंट जो है वो प्रोरोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें, अब अर्जेंटमेंट और प्रोरोगेशन में क्या फ़र्क है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अर्जेंटमेंट जो होता है वो सिर्फ टर्मिनेट करता है सिटिंग एंड नॉट द सेशन ऑफ द हाउस। मतलब केबीसी की सिर्फ आज का जो एपिसोड है वो टर्मिनेट हो रहा है, बराबर है, पूरा सीज़न जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कल फिर से उसी टाइम पे मिलने वाले हैं। उसी तरीके से अर्जेंटमेंट में वही होता है, सिटिंग जो है सिर्फ वो टर्मिनेट होती है, सेशन टर्मिनेट नहीं होता है हाउस का। लेकिन प्रोरोगेशन में क्या होता है, जो सेशन है वही टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट करते हैं प्रोरोगेशन, वो हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में भी देखा था। उसके बाद इट इज़ डन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस
इट इज़ डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो अर्जेंटमेंट है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। अर्जेंटमेंट मतलब कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, ये कौन बताएगा? अमिताभ साहब बताएंगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो प्रिसाइडिंग कर रहे हैं, चेयर पर हॉट सीट पर बिठा रहे हैं सबको, वो प्रिसाइड कर रहे हैं। तो वो बताएंगे अर्जेंटमेंट कब करेंगे, हम कब मिलने वाले हैं, कल रात को फिर 9 बजे मिलेंगे। प्रोरोग करना है, अगर वो सेशन ही कंप्लीट करना है, सीजन ही कंप्लीट करना है, सीजन ही खत्म करना है, वो चैनल के हाथ में होता है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है प्रोरोग करना। इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस एंड द सेम कैन बी रिज्यूम्ड व्हेन द हाउस मीट्स अगेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बिल्स हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, वो पेंडिंग जो भी होते हैं हाउस में, वो खारिज नहीं हो जाते, वो ख़त्म नहीं हो जाते, वो फिर से रिज्यूम किए जाते हैं व्हेन दी हाउस मीट्स अगेन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप केबीसी देखते होंगे तो केबीसी में क्या होता है, केबीसी में अगर हॉट सीट पर कोई बैठा हुआ है, ठीक है, अगर कंप्यूटर साहब ने जो गोंग है वो बजा दिया, मतलब वूटर जो है वो बजा दिया कि आज का दिन जो है वो ख़त्म होता है, तो वो जो कंटेस्टेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं वो रोल ओवर हो जाएंगे, वो कल भी दिखेंगे। बराबर है, कल उनके साथ ही यहाँ पर शो जो है वो कंप्लीट होगा। सेम उसी तरीके से जब अर्जेंट होता है यहाँ पर, तो जो भी पेंडिंग बिल्स हो, बिजनेस हो, वो ख़त्म नहीं हो जाते, वो फिर से कैरी फॉरवर्ड होते हैं जब फिर से मिलेंगे तब। लेकिन जब प्रोरोग हो जाते हैं, प्रोरोग में जितनी भी पेंडिंग बिजनेस हो या फिर जितनी भी चीज़ें हो, नोटिसेस हो, वो सारे लैप्स हो जाते हैं प्रोरोग होने पर। जैसे कि अगर केबीसी में सीज़न ही कंप्लीट हो रहा है, तो जो कंटेस्टेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, तो कंटेस्टेंट जो यहाँ पर बैठा हुआ है नेक्स्ट सीज़न में ये नहीं दिखेंगे, नेक्स्ट सीज़न में नए कंटेस्टेंट यहाँ पर आएंगे, ये चले गए, ये जितने जीते उतने में चले गए, ठीक है। तो जितने भी बिल्स हो वो सारे यहाँ पर एंड हो जाते हैं, जितनी भी बिजनेस पेंडिंग रहेगी वो भी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। तो ये डिफरेंस है अर्जेंटमेंट में और प्रोरोगेशन में। तो आपको सिर्फ अर्जेंटमेंट प्रोरोगेशन में दो ही चीज़ें, केबीसी जो है उससे आपने रिलेट कर लिया तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। प्रोरो अर्जेंटमेंट मतलब क्या होता है कि आज का दिन का जो खेल है वो ख़त्म हुआ है, और जो प्रोरोगेशन है मतलब पूरा सीज़न जो है केबीसी का, जितने भी एपिसोड होंगे उसमें वो कंप्लीट हो चुका है। तो इससे अगर आप रिलेट कर लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है वो एंड होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी मैं लेकर आ जाऊँगा। जय हिंद।